वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आज का हमारा क्विक सेशन जो रहेगा, क्विक रिवीजन, वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे रहेगी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द फाइनल और स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपने सुना होगा, इसकी जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करें। दैट इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट जो कम्युनिटी होती है वो पायनियर होती है, सेकंड जो होती है वो शेयर जिसको ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी कहते हैं, और फाइनल जो होती है वो थर्ड वन क्लाइमैक्स कम्युनिटी, फाइनल कम्युनिटी कहते हैं इसको। हर्बीवोर इज आल्सो नोन एज हर्बीवोर्स को हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो है उसकी तीन टाइप होती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले भी आपको ये चीज़ बता देता हूँ, बायोटिक कंपोनेंट जो होता है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, उसके तीन पार्ट होते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्राफ्स आते हैं, ऑटोट्राफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह। और कंज्यूमर्स में हेटेरोट्राफ्स आते हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर। एग्जाम्पल आ गई इसमें एनिमल्स। और डिकम्पोजर होते हैं जो डेट्रीवोर्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स एनिमल्स को फीड करते हैं। तो आगे हम बताते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर की हम बात कर रहे थे। कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं और एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी वो एनिमल जो प्रोड्यूसर्स को खाएं, प्लांट्स को खाएं, ठीक है, उनको हार्बीवोर्स कहते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि फर्स्ट स्टेज जो होती है कंज्यूमर की वो हार्बीवोर्स होती है, सेकंड स्टेज जो होती है वो कार्निवोर्स होती है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? ईट प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो इसके ऊपर वाले स्टेप यानी प्रोड्यूसर को खाते हैं। ओके, आप समझ रहे हो? यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो कंज्यूमर है, इसकी तीन टाइप हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे? जो ऑटोट्राफ्स यानी प्रोड्यूसर को खाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी क्या होंगे? जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। टर्शियरी क्या होंगे? जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे। तो इस तरह एक फूड चेन बनती है। तो ये तीनों आप एक बार रीड आउट कर लो। ये हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स। ये तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीट ईटर कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं जो बोथ एनिमल और प्लांट को खाएं, ठीक है। हार्बीवोर्स किसको कहते हैं? प्लांट ईटर्स को। तो एक बार रीड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन। ऐसे स्पीशीज, ऐसे प्लांट्स एनिमल जो एक ही जगह पर पाए जाएं, पार्टिकुलर जगह, पार्टिकुलर रीजन या कंट्री या किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पर, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ओके, तो बाकी क्या है? एंडेंजर, कीस्टोन और एज स्पीशीज। इनकी भी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एंडेमिक की मैं अभी बोल रहा था, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दैट आर फाउंड इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी और कहीं पर नहीं, सिर्फ एक खास जगह पे पाए जाते हैं जो एनिमल या प्लांट, उनको एंडेमिक कहते हैं। एक्जोटिक क्या होते हैं? एक्जोटिक स्पीशीज होते हैं ऑफन रेफर टू एज एलियन और नॉन नेटिव और नॉन इंडिजिनस। इनके तीन और नाम है एक्जोटिक स्पीशीज़ के: एलियन स्पीशीज़, नॉन नेटिव स्पीशीज़ या नॉन इंडिजिनस स्पीशीज़ भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है? दोज अकर्स इन एरिया आउटसाइड देयर नेचुरल जियोग्राफिकल रेंज, ठीक है। जो एक नेचुरल हैबिटेट या जियोग्राफिकल रेंज होती है स्पीशीज़ की, उसके बाहर अगर कहीं वो पाए जाते हैं उसको एक्जोटिक कहते हैं। यानी कहीं से उठा कर, यानी एलिफेंट कहीं एक जगह पर है, वहाँ से उठाकर हम किसी और जगह पर ले आते हैं, वहाँ पर रखते हैं, उनको हम उन स्पीशीज़ को एक्जोटिक स्पीशीज़ कहेंगे। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट, सॉरी, सो अब बात आती है यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। इंडेंजर्ड होते हैं स्पीशीज़ कंसिडर टू बी फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का, ख़त्म होने का। तो उन स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। तो की स्टोन स्पीशीज़ किसको कहते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। की स्टोन स्पीशीज़, की स्टोन स्पीशीज़ आर दोज विच हैव एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट ऑन पार्टिकुलर इकोसिस्टम रिलेटेड टू इट्स पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं। जैसे कि लाइन को भी हम की स्टोन स्पीशीज़ मान सकते हैं। एक इकोसिस्टम में इसका होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस मेंटेन करे रखता है। एज स्पीशीज़ क्या है? इसको एक बार आप रीड कर सकते हैं। एज की फुल फॉर्म एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। और थ्रेटन स्पीशीज़, ये थ्रेटन स्पीशीज़ यानी जिनको खतरा है ख़त्म होने का, हैव फ्यू और नो क्लोज रिलेटिव्स ऑन द ट्री ऑफ लाइफ, यानी इनके कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, एक तो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग किस्म के स्पीशीज़ हैं, और इनका खतरा तो ख़त्म होने का डेफिनेटली बनता है, ठीक है। इनके उतने रिलेशन में इनकी उतनी इंसेस्टर्स नहीं हैं, तो ये एज स्पीशीज़ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
इन इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। जो इको सिस्टम है उसमें एक ऑर्गेनिज्म का रोल जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं नीश। ठीक है, नीश या नीच इसको आप पढ़ सकते हो। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, जहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उनको ड्वेलिंग प्लेस को हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, निश क्या होता है, एक प्रोफेशन या फंक्शन या रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनी इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 5 का, द प्राइमरी कंज्यूमर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। आपको पता है इकोसिस्टम पॉन्ड जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम भी होता है और ये ज़ीरो शेयर भी होता है, यानी वाटर में भी इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सक्सेशन देखी जा सकती है और ड्राई लैंड पे भी देखी जाती है। वाटर में जो होती है पॉन्ड इकोसिस्टम को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, या हाइड्राच भी कहते हैं। ओके, इसका जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो आपको बता दूं, जू प्लैंकटन इसके फर्स्ट पायोनियर कम्युनिटी होती है। अभी बताया था कम्युनिटी एक पायोनियर होती है, फर्स्ट कम्युनिटी, बीच में ट्रांजिशनल कम्युनिटी आती है और एंड पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है। पानी के अंदर इकोसिस्टम को देखें ना तो उसमें जू प्लैंकटन जो है सबसे फर्स्ट कम्युनिटी आती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जू प्लैंकटन क्या होते हैं, प्लैंकटन कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में पाए जाए उनको प्लैंकटन कहते हैं। जू हो गया एनिमल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल हो और वो पानी में पाए जाए उनको जूप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन 6, द फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड चेन की दो टाइपें होती है, आपको पता है, एक होती है ग्रेजिंग, होती है डेट्रिटस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है उसको हम डेट्रिटस कहते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। ओके, तो ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से। The food chain we start from livings या plants is called grazing food chain, or the food chain we start from microorganism, या फिर हम कह सकते हैं we food start from dead animals or plants and animals, या detritus उसको हम कहते हैं जो डेड प्लांट्स एनिमल्स से स्टार्ट होती है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो फर्स्ट स्टेप एक्चुअल में डेड प्लांट्स एनिमल्स होता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, उनको स्मॉल फिशिज देन लार्ज फिशिज, तो एक फूड चेन बनती है। तो इस फूड चेन को डिट्रिटिस फूड चेन कहते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन सिंपल है, जैसे कि ग्रास आ गया, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, देन उसको फ्राग, फ्राग को स्नेक, स्नेक को हाक, तो एक फूड चेन। एक सिंपल फूड चेन कहूँ 3 लेवल की, तो ग्रास, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को टाइगर या लाइन ने खा लिया, तो ये एक सिंपल फूड चेन होगी। ठीक है, ग्रास, गोट, टाइगर। तो इस जो फूड चेन को ग्रेजिंग कहते हैं, ग्रास, गोट एंड टाइगर वाली। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो आपको बता दूं बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट को कहते हैं। तो आप देख सकते हो साइल इज नॉट अ लिविंग कंपोनेंट, तो ये क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बाकी तीनों ये बायोटिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाई। तो ग्लोबल वार्मिंग हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं रिड्यूसिंग द फॉसिल फ्यूल कंजप्शन। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम वगैरह की कंजप्शन को अगर हम रिड्यूस करें, कम कर दें, तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। ठीक है, यह पॉइंट ऐसा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 की, डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इंडिया की हम बात करें तो 6 हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट्स, लेकिन मोस्ट प्रिविलेंट जो हॉटस्पॉट है जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं, वो आपका है वेस्टर्न घाट्स। तो याद है ना, मोस्ट प्रिविलेंट की बात करें तो वेस्टर्न घाट है। अदरवाइज इंडिया के अंदर 6 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। थोड़ा इसके बारे में बोल देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ये आप सुन लो। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं इज़ अ बायो जियोग्राफिकल रीजन, एक ऐसी जगह विद सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हों, एंड दैट इज़ थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन हैबिटेट, और उनको खतरा हो ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से, लोगों की वजह से खतरा हो। किस चीज़ का खतरा, एक्सटिंक्शन का, ख़त्म होने का खतरा हो। तो इस ऐसी जगहों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो टर्म जो है ये नॉर्मन मेयर ने दी थी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की 1988 में। और एक और बात बता दूं, टोटल जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड के अंदर 36 हैं, 36 वर्ल्ड, उसमें से 6 जो हैं इंडिया के अंदर हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये इंडिया के अंदर जो 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इनके नाम आप याद रख लो, हिमालय, एंडो बुर्मा रीजन, टेराई डुआर्स सुहाना, वेस्टर्न घाट्स, संडरलैंड एंड सुंदरबन। तो ये दोनों अब यहाँ संडरलैंड सुंदरबन। ओके, और वेस्टर्न घाट अभी बताया मोस्ट प्रिविलेंट हॉटस्पॉट है। उसके बाद हिमालयाज, एंडो बुर्मा और
तेराई, सोन। तो ये छः के छः बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। आपको बताऊं बायोडाइवर्सिटी के पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है दो मेथड से कंजर्व की जाती है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड ex-situ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ex-situ की एग्जाम्पल, तो ex-situ की सीड बैंक जो है ex-situ की एग्जाम्पल है। बाकी की तीनों एग्जाम्पल्स किसकी हैं, इन सीटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, इसके मेथड क्या है। तो दो मेथड हैं, एक है इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, इज ए मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल लिविंग स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ जहाँ पर जो एनिमल या प्लांट है उसको वहीं पर कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, इस मेथड को इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर बाहर वहाँ से उठाकर कहीं और रख कर उसको संभाला जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, तो उसको हम एक्स सीटू कहते हैं। ठीक है, एक्स मीन्स बाहर कहीं और रख कर, इन सीटू में वहीं जहाँ पर एनिमल रहते हैं, जहाँ उनकी जगह है, वहीं पर उनको कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, संभाला जाए, तो उसको इन सीटू कहते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन के तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वो है आपके नेशनल पार्क के थ्रू इसको किया जाता है कंजर्व, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में इनको कंजर्व किया जाता है। तो इनमें लिटिल डिफरेंस मैं बता दूं, नेशनल पार्क में क्या होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को कंजर्व किया जाता है, और यहाँ पर नेशनल पार्क में जो ग्रेजिंग हो गया, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया, प्राइवेट ओनरशिप राइट हो गया, ये अलो नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते, ग्रेजिंग यानी मवेशियों को चराना, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट दरख्तों को काटना, और प्राइवेट ओनरशिप राइट यानी नेशनल पार्कों को खरीद नहीं सकता प्राइवेट बंदा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अलो नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, सिर्फ एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, एनिमल्स को। ठीक है, और यहाँ पर जो ये एक्टिविटीज़ हैं, यानी ग्रेजिंग आ गया, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट आ गया, और प्राइवेट ओनरशिप राइट आ गया, ये तीनों चीज़ें अलाउड होती हैं सम लिमिट पर, सम एक्सटेंट तक अलाउ होती हैं, कुछ हद तक। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये एक अलग सिस्टम है। बायोस्फीयर रिजर्व में मल्टीपर्पज़ होते हैं ये एरियाज़, गवर्नमेंट मेंटेन है तीनों एरियाज़, मल्टीपर्पज़ होते हैं। इसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको कंजर्व किया जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हैबिटेशन भी कुछ हद तक अलाउ होती है। बायोस्फीयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कोर जोन आ गया, बफर जोन आ गया, ट्रांजिशन जोन आ गया। ठीक है, तो कोर जोन में अलो नहीं होती कोई भी एक्टिविटी, बाकी दोनों जो जोन्स हैं बायोस्फीयर के, उसमें एक्टिविटीज़ कुछ हद तक अलो होती है। एक्स-सिटू की बात करें तो एक्स-सिटू होता है कि कंजर्व करना एनिमल्स और प्लांट्स को आउट साइड देना नेचुरल हैबिटेट। आउट साइड यानी जहाँ वो है वहाँ नहीं, वहाँ से उठाकर कहीं और, जैसे एक एनिमल जंगल में रह रहा है, वहाँ से उसको उठाकर जू में रख कर हम संभाल रहे हैं, कंजर्व कर रही है गवर्नमेंट, तो उसको हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। या मछली को तालाब से लेकर एक्वेरियम में रख दो, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। बॉटनिकल गार्डन आ गया, जीन बैंक आ गया, सीड बैंक आ गया, क्रियो प्रिजर्वेशन। तो ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन के मेथड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रख लो, एग्जाम्पल्स इसकी एक्स-सिटू की और इन-सिटू की। ठीक है, पहले इन-सिटू की याद रख लो, बहुत सिंपल है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपको क्वेश्चन एलिमिनेशन के लिए पता चल जाएगा भाई, आपको तीन तो पता है इन-सिटू के, एक्स-सिटू के भी याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 11, द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कैसे डिटरमाइन होते हैं, ये डिटरमाइन होते हैं कि नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीशीज एंड डिग्री ऑफ थ्रेट, कि कितने इंडेमिक स्पीशीज कितने हैं और थ्रेट उनको कितना है ख़त्म होने का। तो इस पे हम डिटरमाइन करते हैं, उस जगह को हॉटस्पॉट करार देते हैं। साइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, साइल इरोजन जो मिट्टी का कटाव होता है उसको कैसे रोका जा सकता है, दरख्त लगाना यानी एफॉरेस्टेशन करके रोका जा सकता है। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पेयर विद रिस्पेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की जो बीमारियां हैं उनके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मिनामाटा डिजीज जो है मर्करी से होता है, अगर मर्करी पानी में आ जाए तो मिनामाटा डिजीज होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज जो होती है जब नाइट्रेट आ जाए बहुत क्वांटिटी में पानी के अंदर, तो बेबी सिंड्रोम होती है डिजीज। तो नाइट्रेट बेबी सिंड्रोम, मिनामाटा मर्करी बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट। और ब्लैक फुट डिजीज अर्सेनिक, अगर वाटर पोल्यूशन में अर्सेनिक वाटर में आ जाए तो ब्लैक फुट डिजीज होती है। और यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ। तो तीनों आपको याद रखने हैं, फोर्थ को छोड़ो आप, ये तीनों आप याद कर लो। ठीक है, ये तीन जल्दी से। ओके, चलें, हो गया, याद हो गया, नहीं हुआ होगा, चलो कोई नहीं, बाद में कर लेना। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था, किसके रिलेटेड था, ये था आपका जनाब कंट्रोल द एमिशन ऑफ, ये इसका आंसर है यहाँ पर 2, कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस।
इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, उसकी इमिशन को रोकने पर ये आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ठीक है। इसके बाद एसिड रेन इज काज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज काज बाई इन द एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ, कौन सी गैस की कंसंट्रेशन से एसिड रेन होता है, तो यहाँ पर सल्फरिक डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। ओके, यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू अनॉन अवेलेबिलिटी। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, जब क्या होता है कि एक वाटर बॉडी है उसके ऊपर जब एल्गी, जो ग्रीन कलर की एल्गीज नहीं होती वो जम जाती है ऐसे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को थ्रेट होता है, फिशेज वगैरह मर जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की कमी। द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर विद द ओजोन लेयर प्रेजेंट, बहुत सिंपल है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो भाई सिंपल है, ऑक्सीजन इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ओजोन लेयर पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, ओजोन लेयर क्या होती है, एक डेडली पॉइजनस गैस है ओजोन, O3 इसका फार्मूला है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना है, एक शील्ड प्रोवाइड करना है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जो सन से आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, उसको रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, ज़मीन पर नहीं पड़ने देती। अगर ज़मीन पर पड़ जाती हैं रेडिएशंस तो ये हाईली डैमेजिंग होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर स्किन कैंसर काज कर सकती हैं, कौन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर आ जाती, तो ओजोन लेयर इससे हमें इससे बचाती है। इसकी डिप्लेशन, ओजोन लेयर की डिप्लेशन किसकी वजह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की वजह से, ठीक है। CFC रेफ्रिजरेटर्स हो गया, फायर एक्सटेंशंस हो गया, इनमें से रिलीज होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात चलते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट इनटू मैन्योर। जो वेट वेस्ट होता है जिसको सीवेज कहते हैं, सीवेज होते हैं नालियों की जो गंदगी होती है, गंदा वेट गीला कचरा, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, मैन्योर कैसे बना सकते हैं, सॉरी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट इनटू मैन्यूर, खाद बनाते हैं वेट वेस्ट, इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, डिफॉरेस्टेशन होती है तो क्या चीज़ कम होती है, डिफॉरेस्टेशन से देखो ग्लोबल वार्मिंग तो होती है, सॉइल इरोजन भी होती है, डिफॉरेस्टेशन, ड्राउट भी पड़ते हैं, रेनफॉल जो है, इसका करेक्ट आंसर है डिफॉरेस्टेशन से डिक्रीज क्या चीज़ होती है, रेनफॉल कम होती है डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है। क्यों कम होती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ काटे जाएंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, पेड़ ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो जो ट्रांसपरेशन से वेपर निकलते हैं प्लांट से, वो आसमान में जाते हैं, बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, समझ गया। दरख्त काटोगे तो रेनफॉल कम होगी। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इंडिया, सबसे पहली नेशनल पार्क जो थी वो कौन सी थी इंडिया में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जियोग्राफिकल एरिया शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन कंट्री, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आपको बता भी चुका हूँ, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज, इस रीजन में याद रखना है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज, हिमालय के ईस्ट वाले पोर्शन में और वेस्टर्न घाट में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कौन सा काज नहीं है, तो देखो यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़ को अगर हम डाल दें किसी जगह पे तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, तो ये दिस इज़ नॉट, ये लॉस नहीं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का काज नहीं है, कीपिंग एनिमल पार्क, ये तो बचाना है, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का स्टेप है, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, वन हॉर्न राइनोसरास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन हॉर्न राइनोसरास जो है वो कौन सी जगह, कौन सी सेंचुरी में पाया जाता है, तो यह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क की सेंचुरी में पाया जाता है, काजीरंगा जो असम के अंदर है, काजीरंगा नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम फॉर द हेमस मस्क डेयर, हंगूल, बहुत सिंपल क्वेश्चन लास्ट पे रखा है मैंने, हंगूल जिसको मस्क डेयर भी कहते हैं, कौन सी नेशनल पार्क में पाया जाता है, बहुत सिंपल है, डच्ची गम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और एक लाइक तो बनता है जनाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।